नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और न्यूज 18 पर लगातार मेगा ओपिनियन पोल इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब नेशनल आंकड़ों की बारी आ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। न्यूज 18 के ओपिनियन पोल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। यूपी में 77, उत्तराखंड में बीजेपी को सभी 5 सीट मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इंडी गठबंधन का सफाया होता हुआ नजर आ रहा है। ये अभी तक की तस्वीर है जो हमने आपके सामने रखी है। बिल्कुल, तो कर्नाटक में एनडीए को 28 में 25 सीटों पर जो इस वक्त लोगों की राय सामने आ रही है। वहीं तेलंगाना की और पश्चिम बंगाल की तस्वीर, जहां पर इंडिया का इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चौंकाने वाले ये आंकड़े। ओपिनियन पोल के अनुसार उत्तराखंड में बीजेपी ने क्लीन स्वीप, एक बार फिर क्लीन स्वीप बीजेपी करती दिख रही है। राजस्थान और एमपी में भी कमोबेश यही हालात है। वहां पर भी एनडीए को बड़ी बढ़त और 2014 के बाद 2019 और 2024 कहानी हर बार वही लिखी जा रही है। इस बार भी आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि उत्तराखंड में क्लीन स्वीप होगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी वही तस्वीर देखने को मिलेगी जो 2019 में देखने को मिली थी। वहीं तेलंगाना में भी 8 सीटें मिलती दिख रही हैं अगर ओपिनियन पोल को ही हम आंकड़ों में बदलते हैं तो। और ये तस्वीर देखिए, एनडीए 25, इंडी गठबंधन 0 और वहीं अदर्स यानी कि यहां पर आप ममता बनर्जी की पार्टी को रखिए 17। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जो बहुत ज्यादा चौंका रही है, क्योंकि बीजेपी तो दम भर रही है और उसका कहना है कि वो जो नंबर सेट करके चल रही है वहां तक पहुंचेगी। और ओपिनियन पोल भी ये कह रहा है कि 25 सीटों पर कमल खिल रहा है। इंडी गठबंधन के हाथ यहां पर खाली हैं, 17 सीटें अदर्स के पास जा रही हैं। चूंकि ममता बनर्जी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इस 17 में वो भी हैं, तो 42 में से 25 सीटें एनडीए के पास पश्चिम बंगाल में। 42 में 25 एनडीए के पास। वोट परसेंटेज की बात कर ले तो 42%। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को, एनडीए को 42% वोट मिलना, यह एक बहुत बड़ी बात है। वहीं इंडी की बात कर ले, यानी कि यहां पर अब कांग्रेस और ममता बनर्जी अलग अलग, टीएमसी अलग, तो यहां 14% इंडी गठबंधन और अदर्स को 44%। चलिए अगले राज्य का रुख कर लेते हैं, आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश की 25 सीटों की स्थिति क्या है वो भी आप देख लीजिए। 18 सीटों पर यहां पर कमल खिल रहा है, मतलब एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हो रही है, सर्वे बता रहा है। इंडी गठबंधन के हाथ यहां भी कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 पर है इंडी गठबंधन। अदर्स के खाते में 7 सीटें जा रही हैं, 25 में से 18 सीटें एनडीए के पास और 0 सीटें जो है वो इंडी के खाते में जा रही हैं। 7 सीटें जो है उस पर अदर्स का कब्जा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये आंध्र प्रदेश की तस्वीर है। और अगर वोट परसेंटेज की हम बात कर ले, वोट शेयर की बात कर ले, तो 50% एनडीए के पक्ष में वोट शेयर है, यानी कि एनडीए का वोट शेयर 50%, बाकी के 50 में बाकी सारी पार्टियां हैं। इंडी को 0.06 यानी कि 6% इंडी गठबंधन और अदर्स को 44%, यानी कि 50 अकेले एनडीए का और बाकी 50 में दूसरे विपक्षी दल। और 2014 के बाद ये तस्वीर लगातार बदल रही है। यहाँ बीजेपी के लिए अच्छी स्थिति हो रही है। 2024 तक 50% पर चले जाना बड़ी बात है। जो बात बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार की जो गारंटी है वही जीत की गारंटी है। राजस्थान की तस्वीर क्या है वो देख लेते हैं आप। राजस्थान में आप देखिए ऊंट की सवारी कौन कर रहा है। 25 लोकसभा की सीटें यहां पर आती हैं और 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। कांग्रेस के हाथ यहां कुछ भी नहीं आ रहा है, 0 पर सिमट जा रही है कांग्रेस। और अदर्स के खाते में भी कुछ भी नहीं जा रहा है, मतलब 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में। और ये 2019 और 2014 की तस्वीर राजस्थान में एक बार फिर से अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि 2019 में भी तब बीजेपी गठबंधन के साथ थी, तब भी 25 एनडीए के पास था। और 2014 में भी गुजरात की तस्वीर देखिए, 26 लोकसभा सीटें गुजरात में। ओपिनियन पोल के बाद जो तस्वीर सामने आई है उभर कर, उसके हिसाब से गुजरात की 26 सीटों में से एनडीए को सभी की सभी सीट एक बार फिर एनडीए के खाते में। और इंडी का खाता इस बार भी गुजरात में नहीं खुल रहा है, ऐसा अनुमान ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वो राज्य हैं जहां पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। सभी सीटों पर कमल खिल रहा है। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में जो पब्लिक का मूड है वो बता रहा है कि गुजरात में भी बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप कर रही है, राजस्थान की 25 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वही स्थिति मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी बड़ी बढ़त की तरफ एनडीए आगे बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर पूरे देश की भी बात करें तो इस वक्त एनडीए एक बड़ी बढ़त की तरफ है। बीजेपी का जो नारा है अब की बार 400 पार, उस दिशा में ओपिनियन पोल की तस्वीर भी करीब करीब देखने को मिल रही है।
और इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अब हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब आपका। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष हिंदवी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त मौजूद हैं। प्रभात जी के पास सबसे पहले चलूंगी। प्रभात जी, जो ओपिनियन पोल इस वक्त आपके स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक बार फिर एनडीए की लहर पूरे देश में। देखिए मेनका जी, इस बात को समझना होगा कि आज अगर कोई सरकार या कोई पार्टी 50% से ऊपर वोट लेके अगर आ रही है, देखिए ये रायशुमारी है। आप कल से रायशुमारी जो कर रहे हैं ये जनता का ओपिनियन पोल है। लोग कल से, मैं सुन रहा हूं, कल से लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपका सैंपल क्या है। अरे सैंपल पे सवाल आप उठा रहे हैं, आप ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि हमारी नीति और हमारा जो एक परसेप्शन है वो खत्म इस देश से क्यों हो रहा है। चैनल के ऊपर आरोप लगा देना, पत्रकार के ऊपर आरोप लगा देना, एंकर के ऊपर। अरे भाई, रायशुमारी इस देश के अंदर अगर एक कोई बड़ा विश्वास की एक बड़ी लकीर अगर किसी एक नेता ने खींची है तो आप 50% की पार्टी के पास आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये रायशुमारी आप अपने आप आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज आप जो पोल कर रही हैं और इस पोल पे 400 का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया था वो उससे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि आप हिंदी पट्टी हो या दक्षिण की तरफ आप चले आइए, कर्नाटक चले जाइए, आप तमिलनाडु चले जाइए, आखिर आप तमिलनाडु या दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी किस तेजी से बढ़ रही है इसका अवलोकन हमारे विपक्षी साथी नहीं कर रहे हैं। वो वही घिसा पिटाव या अनुराग जी आएंगे, वो कहेंगे यूपी में 60 हराओ और भाजपा भगाओ। अरे भाई, आपके इस नारे से, आपके इस आकलन से जनता क्यों नहीं प्रभावित हो पा रही है। ठीक है प्रभात जी, क्यों भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या योगी के नेतृत्व में विश्वास कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चूंकि आपने अनुराग जी का जिक्र किया तो मैं सीधा उन्हीं के पास जा रहा हूं। अनुराग जी, प्रभात जी की बातों का भी जवाब दीजिएगा। और दूसरा, कहा यह जा रहा है कि 2014 के बाद से कुछ बदला नहीं है। 2014, 2017, 2019, 2022 हर बार ये ओपिनियन पोल लेते हैं और आप लोग उसको सिरे से खारिज करते हैं, लेकिन जब अंतिम परिणाम आता है तो बताता है कि नहीं, आपकी बात में दम नहीं था और आप सत्ता से बाहर हैं। क्या आधार रहता है इसको सिरे से खारिज करने के पीछे? क्योंकि 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का ओपिनियन पोल आया था तो आपको पता होगा, घोसी में अभी चुनाव हुआ था तो ओपिनियन पोल उसमें भी आदमी दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे घोसी जीत रही है और थोड़े बहुत मार्जिन से नहीं जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, 1-1.5 लाख वोट से जीत रही है और बाद में वो 45,000 वोट से हार गई। सवाल ओपिनियन पोल मेकर का है। ये एक नई भारतीय जनता पार्टी की एक नई परंपरा वो डाल रहे हैं कि हम जनता को वैसे भी नहीं लुभा पा रहे हैं कि जैसे हमने पहले राम के नाम की, हमें प्रोग्राम के नाम की राजनीति करनी चाहिए, वो हमारी कामयाब नहीं हुई। नेता तोड़े, जनता तो लीडर पार्टियां तोड़ी, कामयाब नहीं हुई। फिर हमने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया, कामयाब नहीं हुई। सीए लेके आ रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि जनता अपने मुद्दे पे, किसान, युवा, छात्र, सबके अपने मुद्दे हैं, महिला, उन मुद्दों पे बात नहीं कर रही है। तो अब उन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया, ओपिनियन पोल मेकर तैयार किए कुछ, और उनको बोला ओपिनियन करो। वो ओपिनियन करके दे रहे हैं। 400 पार का पहले उन्होंने नारा दे दिया, बोले इसी के इर्द गिर्द रखना है आपको। 400 के ऐसे 400 पार कर दोगे तो साफ साफ दिखाई देने लगेगा। आपको 370, 380 तक ले जाना है और फिर 400 पार बाद में दिखाना है। तो ये जो नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है 2 दिन से, ओपिनियन पोल मेकर तैयार कर दिए हैं। 1,18,000 आपने सैंपल लिए, जो पूछा गया, मैंने पूछा 1,18,000 आपसे कहा था कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। हम ओपिनियन मेकर थोड़ी दे, ठीक है आप 5 से 6 कर आ रहे हैं पिछले 2 चुनाव से। प्रभात जी लौटेंगे आपके पास, अनुराग जी की बात पूरी कर लेनी चाहिए। किसान कैसे भूल जाएगा जो लाठी खा रहा है, छात्र कैसे भूल जाएगा जिसका। ठीक है अनुराग जी, आपकी बात आ गई। आप सिरे से खारिज कर रहे हैं ओपिनियन पोल को और सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, आत्महत्या कर रहा है जो अनुराग जी, आपकी बात आ गई। आपने ओपिनियन पोल को खारिज कर दिया। आपने क्या ये एजेंडे के तहत ओपिनियन पोल है। एसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, आपकी बात आ गई। एसएन सिंह जी रुकिए, सवाल सुन लीजिए। आप अभी नेता हैं, नेता से पहले आप पत्रकार भी रहे ना। तो ये ओपिनियन पोल पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी होते रहे हैं। क्या अनुराग भदौरिया जी जो सवाल उठा रहे हैं उनका क्या जवाब आपके पास? आप पत्रकार की हैसियत से और प्रवक्ता दोनों हैसियत से बताऊं,
बहुत सारे मापदंड होते हैं किसी भी चीज को नापने के लिए। किसी को बुखार हुआ है, कोई थर्मामीटर से नापता है, और कई लोग हाथ पकड़ के, नाड़ी पकड़ के जान लेते हैं। जनता के बीच में भी आप जाएंगी तो समझ आ जाएगा कि जहां राम राज्य चल रहा है। आज भारत की पहचान राम और कृष्ण से है। भारत के बहुसंख्यक आबादी जिस राम को मानते हैं, अगर उस धरती पे भव्य राम का मंदिर बन जा रहा है तो ये कह रहे हैं कोई एजेंडा ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पे ऐसे भदौरिया जी को समझना होगा, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में विकास को साधा, वो राष्ट्रीय विकास हो। आज 16, 1-2 नहीं, 16 बड़ी सड़कें बॉर्डर पर बनाई गई, ताकि रक्षा युद्ध को, अगर युद्ध होता है तो बहुत कम समय में हम दुश्मन देशों के मुकाबले के लिए अपने साथ सामान को, सैनिकों को उपलब्ध करा सकें। बहुत सारे ऐसे राज्य मार्ग बनाए गए, यहां से लेके दिल्ली से लेकर बड़ोदरा से, दिल्ली से लेकर जम्मू तक, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, और तमाम ऐसे सड़कों का जाल बिछाया गया, बुनियादी ढांचे में विकास किया गया, जिसके नाते रोजगार भी उत्पन्न हुआ और जिसके नाते भारत का विकास होता है। चौथी बात, भारत की अर्थव्यवस्था ऐसे नहीं बढ़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पूरा समग्र हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के लोगों ने प्रयास किया, और हम 104 देशों को इस समय रक्षा आयुध निर्यात कर रहे हैं। हम पहले आयात करते थे, और बहुत सारे ऐसे, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुआ, बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है जिसको हम बढ़ाने का कार्य किए। अब हम आते हैं भदौरिया जी की बात। देखिए भदौरिया जी, जनता को गाली देने से कुछ नहीं होगा। भदौरिया जी, ऐसा कार्य तो आप लोग करते रहे। उत्तर प्रदेश की जनता ने 4-4 बार आपकी सरकार को मिलीजुली और आपके स्वयं की सरकार को चुना, लेकिन आपने क्या किया? आपने कोई विकास का कार्य नहीं किया। 700 दंगे कराए, मुजफ्फरनगर का दंगा सब लोग जान रहे हैं, बदायूं बुलंदशहर के दुष्कर्म सब लोग जान रहे हैं, यही बगल में आप देख लीजिए मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड कराए, जोगिंदर नाम के पत्रकार की जिंदा जलाकर हत्या कराई, ये सब लोगों ने देखा। अब आज मोदी जी को क्यों चुन रहे हैं, योगी जी को क्यों चुन रहे हैं, इसको समझना होगा। हर आदमी चाहता है कि कानून व्यवस्था अच्छी रहे। कानून व्यवस्था जाति पे आधारित नहीं होती है, धर्म पे आधारित नहीं होती है, वो क्षेत्र पे आधारित नहीं होती है। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी, सबकी बहनों को सुरक्षा मिलेगा। मैं फिर से आऊंगा आपके पास, मनीष जी को भी चर्चा में शामिल कर ले। भदौरिया जी, इससे पहले के ओपिनियन पोल का जिक्र जरूर कर रहे थे, 2022 में कह रहे थे, क्या दिखा रहे थे ओपिनियन पोल? देखिए क्या हुआ, यही तो दिखा रहे थे कि बीजेपी सरकार रिपीट कर रही है, और वही हुआ। पूरा यूपी घूमने के बाद जब मैं लौट कर आया तो मैंने यही कहा कि 100 सीट के आसपास समाजवादी पार्टी रहेगी, 111 तक आप पहुंचे। आप फिर भी खारिज कर दीजिए, आपको बधाई, आपको मुबारकबाद। मनीष शिंदे जी, आप भारत को जोड़ रहे हैं, राहुल गांधी भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं, लेकिन भारत जुड़ रहा है एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। अभी तक 470 सीटों की तस्वीर हमने रखी है, 353 पर कमल खिल रहा है, उसके साथियों की जीत हो रही है। कैसे जुड़ रहा है भारत आपके साथ? देखिए, ये आपने ओपिनियन पोल कराया है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं यहां पर, अपनी यहां पर। आप लोग एक बार जब से यहां पर बैठा हूं, आप लोग एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडी अलायंस। मैं जानना चाहता हूं क्यों कह रहे हैं ऐसा आप लोग? हम लोग इंडिया कहते हैं, तो आप इंडी अलायंस क्यों? कई बार बता चुके हैं, फिर भी अगर आप उत्सुक हैं तो बता दें। INDI अलायंस, इंडिया अलायंस, ठीक है? बताइए, हम इसी पर नहीं रहते हैं। हो गया, क्लियर हो गया हो तो अब आप जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब दीजिए। नहीं, एकदम क्लियर नहीं हुआ। तो आप एनडीए अलायंस क्यों नहीं कह रहे? एनडीए क्यों कह रहे हैं? एनडीए तो बोलते हैं, आप एनडीए अलायंस का इस्तेमाल क्यों? ठीक है, एनडीए अलायंस। एक सेकंड, क्यों कह रहे हैं? एक सेकंड, एनडीए अलायंस, एनडीए बोलते हैं। एक सेकंड, ओके, एनडीए अलायंस। चलिए आगे बढ़िए। बस मान लिया बात। चलिए, तो सारा खेल इसी परसेप्शन का है कि आप एक दिन इंडिया को इंडी अलायंस कहने की परंपरा एक जगह से शुरू होती है और सारे लोग इंडी अलायंस, लेकिन बड़े सम्मान के साथ एनडीए अलायंस बोल दिया। अभी भी आप इंडी पे ही अटके हुए हैं। मैंने आपसे सवाल किया कि भारत को कैसे जोड़ पा रहे हैं आप? भारत तो एनडीए के साथ जुड़ रहा है, एनडी अलायंस के साथ जुड़ रहा है। भारत को ऐसे जोड़ पा रहे हैं, भारत को ऐसे जोड़ पा रहे हैं कि विपक्ष के तौर पर हमारा काम सवाल उठाने का है, और हम वो सवाल उठा रहे हैं। हमारा काम युवाओं का, आदिवासियों का, महिलाओं का, दलितों का खिलाफ, उनके खिलाफ जो ये कुचक्र रचा गया इस देश में, उस पर सवाल उठाने का। ये उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे हैं, ये पर्चा लीक सरकार हो गई है। 2017 से 24 आदिवासियों पे किस बात का उठाएंगे भाई? आदिवासी महिला, पर्चा लीक हो गया। आदिवासी और महिला, दलित महिला को, अरे भाई बात पूरी हो जाने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं तो बोल नहीं रहा था भाई, तब भी जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। आप जब बोल रहे थे मैं तो नहीं बोल रहा था। ठीक है, बताइए भाई। एसएन सिंह साहब, एक तय कर लीजिए, या तो आप बोलेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा। आप कह रहे थे कि एक चीज तय कर लीजिए, आप उठाएंगे।
मनीष जी अपनी भाई बात आप पूरी कीजिए। आदिवासी हमारे समाज के हमारे सम्मान है, उन पे सवाल कैसे उठाएंगे? एसएन जी पहले उनकी बात पूरी आ जाने दीजिए, बोलिए मनीष जी। आपने पूरी बात सुनी नहीं। असल में आप लोग आधी अधूरी बातें सुनते हैं ना, आप अपने मतलब की बातें सुनते हैं, बात पूरी सुना करिए पहले। अरे समझ जी मनीष जी बात कीजिए। ग्रेजुएट्स 41% से ऊपर बेरोजगार हैं। अगर वो सवाल नहीं उठाएंगे, हम उनका सवाल उठा रहे हैं। उनका सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? मैनिफेस्टो 2014 का उठाइए, अब तो 2 बार की सरकार हो गई ना। इनके स्मार्ट सिटीज, 2 करोड़ रोजगार, उस पर सवाल उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? हम सवाल उठा रहे हैं। आपने पूछा ना कि हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कर रहे हैं, हम पंच न्याय की बात कर रहे हैं और हम अपने उठा रहे हैं। एनसीआरबी कहता है दलितों और महिलाओं के खिलाफ। अरे रुक जाइए आप, ठीक क्यों बीच में रोक क्यों रही हैं आप? एनसीआरबी कहता है दलितों और महिलाओं ये डिक्टेटरशिप करेंगे क्या? वो सवाल उठा भाई डिबेट का एक तरीका होता है ना। आपके पास एक सवाल लेकर आए, आपने जवाब दिया, बाकी मेहमानों के पास भी जाएंगे ना। ये आप ये कह दीजिए कि आपको बोलने दे, बाकी सब कुछ चुप करा दे। नहीं ठीक है, अगला सवाल भी मेरा जवाब पूरा हो गया। मनीष जी अगला सवाल। अरे भाई हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अच्छा सुनिए तो सही, अगला सवाल भी आपसे ही है। आप जो ये आंकड़े यहाँ रख रहे हैं, यही आंकड़े आप पब्लिक के बीच भी रख रहे हैं, ठीक है। हमारा सवाल तो ये है कि इन्हीं मुद्दों को लेकर आखिर इंडिया जो गठबंधन, आपने इंडिया नाम दिया, हम इंडिया बोल दिया, इंडिया गठबंधन के तमाम दल अलग अलग क्यों हो गए? ये मुद्दे तो सबको जोड़ने वाले मुद्दे ना सभी विपक्ष को। तो आपको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है, आपके साथियों को आप पर भरोसा नहीं, तभी तो अलग हो गए। देखिए ऐसा, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल लड़ाई है। जिस दौर में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपने चरम पर हो, जहां पर इलेक्शन के दिन जो प्रत्याशी नामांकन करने जा रहा हो और सुबह उसके घर ईडी पहुंच जाती हो उसको डराने के लिए, और अजीत पवार को 70,000 करोड़ का दोषी कह के जब वो प्रधानमंत्री के साथ मिल जाते हैं तो उनके सारे दोष माफ हो जाते हो, तो ये दौर इतना आसान नहीं है। इस दौर की लड़ाई बहुत मुश्किल है और हर आदमी नहीं लड़ पाएगा। जो लड़ सकता है वो साथ है, जो जनता के हितों की आवाज उठाएगा वो साथ है। और आप एकदम सही कह रही हैं, हम इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और हम जनता के बीच अपनी बात रखेंगे। मनीष जी डर गए हैं। अरे मैं तो एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मनीष जी, भारत जोड़ो यात्रा किया जा रहा है, भारत जोड़ो यात्रा पे 2 सवाल पूछूंगा। पहले दिन राहुल गांधी जी यात्रा जानते हैं किसके साथ किए थे? ऐसे पादरी के साथ जो कहा था कि दुनिया में दूसरा कोई धर्म ही नहीं, हमारे धर्म को अपनाइए, ये क्या था? दूसरे दिन की यात्रा जानते हैं किसके साथ किए थे? क्योंकि आप लोग का चाल एकदम झूठ, चेहरा जो एक्चुअली ऐसा सुनिए, ऐसे जला देने के का अलावा कार्य आपके किया पास था, कुछ है नहीं। उसके साथ किए थे। मुझे लगता है कि अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे थे, आपके पास झूठ के अलावा सिंह साहब कुछ है नहीं। होनी चाहिए थी। आप लोग तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदू धर्म को आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठे ट्वीट फेक ट्वीट शेयर करते हैं। ठीक है, हम अगले स्टेट की तरफ आप झूठ के अलावा कुछ कह नहीं सकते। आपके पास झूठे बातों के अलावा मैं माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं, माफी के साथ आप दोनों को रोक रहा हूं। महाराष्ट्र के आंकड़े आ गए, एक बार वो दर्शकों के सामने रख दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महाराष्ट्र में ओपिनियन पोल लेकर आए कि एनडीए गठबंधन को बड़ी बढ़त यहां पर भी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 41 सीटें मिलने का अनुमान है, 48 में से 41 सीटें एनडीए गठबंधन को और इंडी गठबंधन को यहां पर 7 सीटें जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर 48 में से 41 सीट एनडीए के खाते में। तो महाराष्ट्र की ये तस्वीर भी सामने आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक, लोगों की राय के मुताबिक महाराष्ट्र में 48 सीटों में ओपिनियन पोल कह रहा है कि एनडीए गठबंधन को बढ़त 41 पर, और वहीं इंडिया को भी सीटें मिलती दिख रही हैं। ठीक है, 7 सीट इंडिया को। प्रभात जी, इसी पर मैं आपका रिएक्शन लूंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में जिस प्रकार का उथल पुथल देखने मिला, उसके बाद भी अगर वहां पर 41 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ रहा, समझ नहीं पाया कि कैसे एक साथ आकर जो लड़ाई लड़ने की बात कही जा रही है उसको लड़ा जाए? नहीं, देखिए शुक्ला जी, महाराष्ट्र का जो राजनीतिक समीकरण है वहां पे जिस तरीके से एक शिवसेना और शरद पवार की पार्टी का टूटना, और सबसे बड़ी चीज जो महाअगाड़ी जो वहां जिस तरीके से गठबंधन किया और पार्टियां टूटी वहां पे, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या शिंदे या जो भी एक हिंदुत्व के नाम पे शिवसेना, जब वहां एक बहुत मजबूत लेवल पे एक पार्टी हुआ करती थी, उसका विभाजन हुआ, पार्टियां टूटी। और सबसे बड़ी चीज देखिए, मैं आपको बताऊं शुक्ला जी, आज ये जो टैली 400 के पार जा रही है या 353 अभी दिख रही है, ये ऐसे नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र हो या हिंदी पट्टी, जितने भी राज्य हो, पूरी की पूरी सीटें वहां क्यों आ रही हैं? अब कोई भी मतदाता इस देश का जो है वो भरपूर वोट देना चाहता है, जिससे कि हमारे कई संविधान में जब बहुमत में सरकार होगी, 404 अगर भारतीय जनता पार्टी आती है,
तो कई ऐसे निर्णय इस देश के अंदर जो अभी बड़े निर्णय हो चुके हैं, चाहे वो धारा 370 को हटाने से लेके अभी तक सीएए का मामला, भगवान राम मंदिर का क्या था, 500 साल पुराना कोर्ट में लटका हुआ था पूरा मामला, एक इच्छा शक्ति के आधार पर चलिए वो न्यायालय ने निर्णय दिया, आज भव्य राम मंदिर स्थापित हो गया। इसी तरीके के जो बड़े निर्णय है इस देश के अंदर, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के तौर पे कह सकता हूं कि हमारे विपक्ष के लोग भले कुछ भी कहें झूठ का पुलंदा है, ये जो ओपिनियन पोल है या रायशुमारी है ये गलत है, ये मैनेज है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, ये इस देश का मिजाज भांपने में, जनता का मिजाज भांपने में ये लोग फेल हो गए हैं। बिल्कुल। और इलेक्शन कुछ ऐसा ही मुलायम सिंह यादव, हर चुनाव के बाद कुछ ऐसा, चुनाव से पहले ओपिनियन पोल पर सवाल, फिर एग्जिट पोल पर सवाल, जब नतीजे आ जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल। अनुराग भदौरिया जी, ये बताएं, पत्रकारों पर ईवीएम पर सवाल उठाकर नहीं होगा, आप मजबूती से लड़िए, मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाइए, भरोसा जनता का आप हासिल नहीं कर पा रहे। बताएं अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, मेनका जी 400 सीटें इसलिए चाहिए। ठीक है, आपके सवाल ही, प्रभा जी आपके सवाल को ही आगे ले गए। मैं एक सेकंड में खत्म कर रहा हूं। चुप करा दीजिए, काहे को मैं तो उनके बीच में नहीं बोला था। प्रभा जी आपके सवाल को अनुराग जी के सामने रखा है, दोबारा लौटेंगे आपके पास। अनुराग जी बोलिए। अनुराग भदौरिया जी आज, अरे इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप करा दीजिए तो मैं अपनी बात कहूँ। मैं टाइप से चलिए आप दोनों ही 2 मिनट के लिए